इसके बाद महाराष्ट्र बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। सुमेरा जी, महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या कहता है? देखिए, पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान होना है और इन 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। बीजेपी को 3 और यहाँ पर शिंदे ग्रुप को 1 और कांग्रेस को 1 और अदर्स 0। ये आंकड़ा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। अब आपके सामने कुछ डिटेल्स और रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर इलैबोरेट कर देते हैं कि किस सीट पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में कौन किस सीट पर जीत रहा है ये वो आपको बता देते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के पास 1 सीट जा रही है। बीजेपी, ये देखिए, रामटेक की सीट जो है शिवसेना शिंदे गुट के पास जा रही है और बीजेपी के पास गढ़चिरौली, नागपुर और भंडारा गोंदिया की सीट है। नागपुर की सीट में एक बार हैट्रिक लगाने की जुगत में है नितिन गडकरी और चंद्रपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की, जहां पर ये जो सीटें हैं, 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। और उसी तरह से हमारी टैली भी देखिए किस तरह से बदल रही है। एनडीए को 28 अभी तक मिल गई हैं और इंडिया गठबंधन को 34 सीट, 2 सीट अन्य के खाते में जा रही हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र की फिलहाल दिखाई दे रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपके सामने हम रख दिए। शिवम, क्या लगता है कुल मिलाकर अब तक जिन सीटों का हमने रुझान रखा है ओपिनियन पोल में, उसको देखकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दों पर तो बात हुई नहीं है और वो ओपिनियन पोल के अब तक के आंकड़ों से संतुष्ट भी नहीं। कोई बात नहीं, वो तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। वो तो जनता जो उनको वोट नहीं देती, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक किसी से भी संतुष्ट नहीं है। तो कांग्रेस को आज के समय में संतुष्ट कर पाना या फिर उनके जो प्रवक्ता हैं उनको, वो तो असंभव कार्य है। लेकिन महाराष्ट्र में मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा, ये मेरे लिए इंट्रीगिंग है कि 1 सीट कहां से मिल गई। वहां पर नेता तो छोड़िए, इनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे, है ही नहीं कोई इनके पास। महाराष्ट्र में जो हालात कांग्रेस के रहे हैं, जिस तरह की स्थिति है और जिस तरीके से चीजें चली और जिस तरीके से लड़ाई अभी आपने देखा होगा संजय निरुपम जी से लेकर तमाम लोगों को आपस में किस तरीके से आरोप उन्होंने खिचड़ी चोर से लेकर पता नहीं क्या क्या लगाए थे। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल है वो महाराष्ट्र में ये तस्वीर दिखा रहा है कि एक जो सहानुभूति फैक्टर है, चाहे वो शरद पवार के लिए हो, एनसीपी का शरद पवार गुट, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, उनके साथ दिखाई दे रही है। क्या उसका नुकसान आपको होगा और क्या उस वजह से वो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि किसी तरह की कोई भी सहानुभूति या सहानुभूति फैक्टर कांग्रेस या किसी के लिए भी काम करने वाला नहीं है। और दूसरी एक और भी चीज है कि यहां पर जिस तरीके से जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं नेता ऑन ग्राउंड, आपके कार्यकर्ता जो किसी तरीके से वोट को टर्न आउट करके बूथ तक ला सके। इनके पास कोई नहीं बचा है। महाराष्ट्र में जो हालात उनके हैं, मैं नहीं मानता कि आने वाले समय में 2024 के बाद पार्टी भी एग्जिस्टेंस में रह जाएगी कि नहीं। एक बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में कांग्रेस के लिए होने वाला है। जी दीपक, देखिए, भाजपा के पास यहाँ पे बैठ के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इससे महंगाई पे सवाल कर लीजिए, मणिपुर पे सवाल कर लीजिए, कोई नहीं आएगा। भाजपा के 4 यार हैं, एक सवाल का सीधा जवाब दे दिया और पाखंड और जुमलेबाजी। भाजपा पाखंड आप बताना उन्हें वही है जो वो रट के आए हैं। नहीं, इनको बोलने नहीं बोल लो आपने क्या अलावा एंकर ने सवाल पूछे वो जवाब दो। बोलने दो। एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। मैं नहीं बोलूंगा। महंगाई पे सवाल सीधा जनता को महंगाई की भट्टी में उन्होंने जला दिया है, महाराष्ट्र बोलेंगे नहीं। और भाजपा ने क्या किया? पार्टी तोड़ो आंदोलन चलाया, कई पार्टियों को तोड़ते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने आप ले लेते हैं। अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, जो आपके साथ थे वो भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचारी मैंने, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था अजीत पवार के लिए, देश को माफी मांगे फिर तो कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों झूठ बोला था कि 70,000 घोटाले का आरोपी है। इस पर बात करेंगे, शंभुनाथ जी और अवधेश जी से भी इस पर बात करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और बिहार की जनता समझ चुकी है। लेकिन आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या बताते हैं आप? आंकड़े दिखाइए, आपको बधाई हो। हम इनको नतीजे नहीं बता रहे ना दीपक जी, ये भी तो सुनिए ना। हमने कहा कि हमारा सैंपल साइज है और नाराज होने वाली इसमें कोई बात नहीं। तमिलनाडु में तो आप इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, हमारे टैली में आगे चल रहा है अभी तक 34 पर है। जैसा आप चाह रहे हैं आपकी बात सुन भी ले, लेकिन महाराज जी मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा, भाजपा को ऐसी जगह भेज देगा कि भाजपा पॉइंट्स बताइए किस मुद्दे पे जीतेगा। चलिए, अब हम हमारे सामने नक्शा है उन राज्यों का, खासतौर पर जिनमें पहले चरण में वोटिंग होनी है। शिव और संदीप, मैं दोनों से आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें यहाँ पर अनडिसाइसिव वोट्स की, वो कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं खासतौर पर इन चुनाव में, क्योंकि कई ऐसी सीट्स होंगी जिसपे मार्जिन बहुत कम होगा जीत हार का। जी बिल्कुल, यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट बहुत है, कुछ स्टेटों में तो बहुत है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया या राजस्थान में हो गया, वहाँ पे अनडिसाइडेड वोट बहुत ज़्यादा है और आखिर तक यहाँ पे इलेक्शन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मार्जिन कम है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कांग्रेस की भी मार्जिन कम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे 7.5% दौसा में है, लेकिन दौसा में अभी भी हमारे तरफ से कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पे आप साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु में देखेंगे तो ज़्यादातर अलग अलग पार्टियां वहाँ पे लड़ रही हैं, लेकिन जो 2 सीटें हैं भाजपा की तरफ, हमारी तरफ से वो आगे हैं, जहाँ पर वो है कन्याकुमारी और दूसरी है कोयम्बटूर। दोनों में भाजपा को करीबन 10% से ज़्यादा मार्जिन से आगे चल रही है हमारी तरफ से। जी, तो मतलब सुमेरा, कुल मिलाकर जो अनडिसाइसिव वोट्स है अब तक, वो भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न जो है वो सामने आता है। ओवर टू यू। जी हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि एक दिन में, एक रात में जो हवा है वो बदल जाती है। क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है?